नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने अध्याय 5 शुरू किया था जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। और हमने इसका थ्योरी वाला पार्ट सीख लिया है, देख लिया है। उसमें कंसेप्ट जो है वो हमने सारे वहाँ पे कवर कर लिए। क्या अभिगृहित और अभिधारणाएं थी, हमने वहाँ पे वो सारी बातें स्पष्ट कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। जो एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो इन थ्योरी वाले पोर्शन से ही पूछे जाते हैं, जहाँ पे सारे एमसीक्यू आपके कवर होते हैं। तो आप उसको ध्यान से देखें। तो आज हमने पढ़ना है प्रश्नावली 5.1। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट करना ना भूले। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके और आने वाले एग्जाम में उनको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलो हम प्रश्नावली 5.1 शुरू करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो पहला है आपके पास, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु है आपके पास, तो इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है वो आपसे पूछ रहा है। तो एक बिंदु से तो हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखो, इस बिंदु से आप एक रेखा इधर को खींच सकते हैं, एक ऐसे को जितनी मर्जी रेखाएं खींच लो इस बिंदु से आप। तो एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये कथन क्या हो गया आपके पास? ये कथन हो गया आपके पास असत्य। तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य। असत्य क्यों? यहाँ पे लिखना है क्योंकि एक बिंदु से होकर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो बिंदु है आपके पास और यहां से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हो? तो आपने अभिधारणा में सीखा था कि दो बिंदु से होकर केवल एक ही रेखाखंड खींचा जा सकता है। तो यहां से केवल एक ही रेखाखंड खींच सकते हैं आप, और इसको नाम दे दो, इन बिंदुओं को ए और बी। तो ये भी क्या हुआ आपके पास? असत्य। इसमें क्या है? असत्य, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखना है, कारण भी देना है, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर एक रेखाखंड खींचा जा सकता है। खींचा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अभी हमने वहां पे अभिधारणा में सीखा था कि जो रेखा है वहां पे रेखाखंड की बात हुई है इस तरह। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक रेखाखंड है जिसको रेखा माना था यूक्लिड ने। तो ये बोल रहा है कि, और यूक्लिड ने रेखाखंड को क्या बोला था? शांत रेखा बोला था। तो इस शांत रेखा को दोनों ओर हम बढ़ा सकते हैं अपनी अपनी दिशा में। तो ये आपके पास क्या हुआ? सत्य हुआ। ये आपके पास सत्य है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड फोर्थ, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो आपके पास अगर दो वृत्त है तो इनकी त्रिज्याएं कैसी होगी? बराबर होगी। मान लो ये O है और ये A बिंदु है, उसी तरह आपके पास ये भी O बिंदु और ये B बिंदु है। अगर ये दोनों वृत्त समान है, संपाती है,
तो आपके पास जो त्रिज्या ओ है वो किसके बराबर हो जाएगी, ओ बी के बराबर हो जाएगी। अब पांचवा देखो, आकृति 5.9 में यदि ए बी पी क्यू के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है, और पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। तो आपने क्या बताना है कि ए बी किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। तो हमने वहां पे सीखा था, अभिगृहित में सीखा था, यदि दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो तो वो आपस में भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आपके पास क्या होगा, सत्य होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन लिखना है आपने इसमें, ये सत्य है, ये वाला भी आपके पास क्या होगा, सत्य होगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे, इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने लिखना है, यदि दो वस्तुएं किसी एक वस्तु के बराबर हो तो वो परस्पर क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो मूव करेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। पहले हम बात करेंगे समांतर रेखाएं। हम यहाँ पे समांतर रेखाओं की बात करेंगे। तो समांतर रेखाएं क्या होती है, ऐसी रेखाएं जो जितनी मर्जी आगे बढ़ाई जाए वो कभी भी आपस में प्रतिच्छेद ना करे। तो परिभाषा में क्या लिखोगे, ऐसी रेखाएं जो कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे आगे बढ़ाने पर, दोनों ओर जितना मर्जी आप उसको बढ़ाओ, दोनों ओर अगर जितना मर्जी बढ़ाओ तो वो आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। हम यहाँ पे बात करेंगे इनकी एल और एम रेखा की, इसको हम एल मान लेते हैं और इसको एम मानेंगे। तो ये क्या होगी, आपके पास समांतर रेखाएं होगी। तो आपने यहाँ पे परिभाषा में क्या लिखना है, समांतर रेखाएं। तो इसमें लिखोगे आप ऐसी रेखाएं जो जो आगे बढ़ाने पर, आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं भी प्रतिच्छेद, कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे, ना करे, अर्थात अर्थात उनके बीच की दूरी समान हो, समान हो। हर जगह पे कैसी होगी, समान होगी और कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब हम दूसरी बात करेंगे। दूसरा है आपके पास लंब रेखाएं। लंब रेखाएं, लंब रेखाएं क्या होती है, यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर सीधी ऐसे गिर जाए, तो यहाँ पे मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं इसको। ये लंब रेखाएं होगी आपके पास, ये ऐसी, ये क्या हुई आपके पास, लंब रेखाएं जो आपके पास 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उसको क्या बोलेंगे आप, लंब रेखाएं बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या है परिभाषित करने को, कि यहाँ पे है एक तो समकोण क्या होता है, और दूसरा यहाँ पे एक और चीज है आसन कोण। आसन कोण क्या होते हैं अभी यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे हम। यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर इस तरह गिरे कि उसके आसन कोण बराबर हो, एक सीधी रेखा पे या लंब रेखा में परिभाषा क्या लिखेंगे आप, यदि एक सीधी रेखा पे दूसरी सीधी रेखा इस तरह गिरे कि उसके आसन कोण समकोण हो। आसन कोण क्या होता है, आसन कोण ऐसे कोण होते हैं जिनमें उभयनिष्ठ क्या हो, उभयनिष्ठ बिंदु और बिंदु व उभयनिष्ठ भुजा हो, उसको क्या बोलेंगे आप, आसन कोण। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण।
तो यहाँ पे इस कोण पे ध्यान दो, इस वाले पे, यहाँ पे ये वाला और ये वाला कोण, ये दोनों ही 90 डिग्री है और आपस में आसन क्यों है? क्योंकि इनमें ये वाली जो भुजा है, ये वाली, ये इनमें उभयनिष्ठ है, इस वाले कोण के लिए भी और इस वाले कोण के लिए भी है। और ये वाला बिंदु जो है, ये इस वाले कोण में भी और इस वाले कोण में भी है। तो इसको क्या बोलेंगे? इन दोनों कोणों को उभयनिष्ठ बिंदु और उभयनिष्ठ भुजा हो जिसमें, उसको बोलेंगे आप आसन कोण। तो इसमें आसन कोण क्या है? समकोण है। तो लंब रेखा क्या होती है? यदि एक सीधी रेखा पर एक दूसरी रेखा इस तरह गिरे कि वो जो उसके आसन कोण है वो आपके पास समकोण आए, तो वो आपस में क्या कहलाएगी? लंब रेखाएं कहलाएगी। तो हम अब तीसरी बात करेंगे। तीसरा है आपके पास रेखाखंड। रेखाखंड, तो रेखाखंड हमने जैसे कि पढ़ा कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं आप? रेखाखंड। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड कहलाती है। और इसके और इसके दो अंत बिंदु होते हैं। इसके दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु है मतलब जहां से ये शुरू हुआ और जहां खत्म हुआ वो हमें पता चल रहा है। तो इसके दो अंत बिंदु होते हैं आपके पास। अब हम बात करेंगे वृत्त की त्रिज्याएं। अब हम बात करेंगे वृत्त की त्रिज्याएं। अब त्रिज्या क्या होती है आपको पता है? त्रिज्या क्या होती है आपके पास? मान लो ये एक वृत्त है आपके पास और ये इसका केंद्र है। इसको ओ को क्या माना आपने? केंद्र। और ये क्या है आपके पास? परिधि है। ये वाली जो क्या है? परिधि है आपके पास। तो परिधि और केंद्र के बीच की दूरी, परिधि और केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है आपके पास? परिधि व केंद्र के बीच दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या जो है वो बहुत सारी त्रिज्याएं होगी इस वृत्त में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त क्या है? बिंदुओं का समूह है एक समतल क्षेत्र पर। बिंदुओं का समूह है जो किसी एक बिंदु से फिक्स दूरी पर होते हैं। ये सारे बिंदु, ये बहुत सारे बिंदु होंगे जो केंद्र से क्या होंगे? एक निश्चित दूरी पर होंगे। तो केंद्र से इन बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं आप? त्रिज्या बोलते हैं। अब हम बात करेंगे, पांचों आपसे पूछा है वर्ग। और वर्ग क्या होता है आपके पास? आपको पता है वर्ग क्या होता है? वर्ग में प्रत्येक कोण आपके पास क्या होते हैं? समकोण होते हैं। वर्ग में आपके पास प्रत्येक कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? इसमें बराबर होती है। तो चलो ये आपके पास वर्ग हो गया। वर्ग में क्या होता है? प्रत्येक भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण आपके पास क्या होगा? समकोण होगा। तो ये इसको नाम दे दो ए, बी, सी और डी। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो आपके पास जो वर्ग होता है ये विशेष प्रकार का एक चतुर्भुज होता है। इसी तरह समपंचभुज भी हो सकता है इसमें, समपंचभुज, परंतु समपंचभुज में प्रत्येक कोण समकोण हो ये आवश्यक नहीं है। परंतु वर्ग में आपके पास प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये एक थियोरेटिकल पार्ट था जो ये असत्य और असत्य है, ये आपसे एमसीक्यू में या फिर अलग से सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आपने इसको अच्छे से ध्यान में रखना है।
बार बार अभ्यास करना है, रफ कॉपी पे नोट डाउन करना है, और जब भी आपको मौका लगे तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो आगे बढ़ेंगे हम। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक ऐसा बिंदु सी स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर है 1/2 ए बी। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट करें। तो पहले हम आकृति बना लेते हैं। ये आपके पास इसने एक रेखा दी है ए बी, ये आपके पास एक ए बी रेखा है, ए बी रेखा है आपके पास ये, इसको नाम दे दो ए और बी। ये ए बी रेखा है आपके पास, और यहाँ पे कहीं बीच में बिंदु सी है, मध्य बिंदु यहाँ पे स्थित है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, दिया है आपको कि जो ये ए सी है किसके बराबर है, बी सी के। तो सिद्ध करना है आपको कि ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी है। तो हम पहले लिखेंगे कि ए सी बराबर बी सी, ये आपको दिया है, ये दिया है आपको। और यहाँ पे लिखना भी है आपने कि जो बिंदु सी है, बिंदु सी ए बी का मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो आपके पास ए सी किसके बराबर हो गया, बी सी के बराबर हो गया। अब मैं ए सी यहाँ पे दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूं, दोनों तरफ ए सी जोड़ने पर, दोनों साइड में क्या कर रहा हूं, ए सी जोड़ रहा हूं जोड़ने पर। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं अभी आपको बताता हूं। दोनों साइड मैंने ए सी जोड़ दिया, ए सी प्लस ए सी बराबर है बी सी में भी क्या जोड़ दो, ए सी। तो यहाँ पे यूक्लिड की अभिधारणा के अनुसार, यूक्लिड की अभिधारणा के अनुसार, अभिधारणा अभिधारणा के अनुसार बराबर को बराबर में जोड़ा गया, बराबर में जोड़ा गया। एक अभिधारणा हमने पढ़ी थी कि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो बराबर भी बराबर होता है। तो चलो वही बात है ये। तो हमने ये ए सी क्यों जोड़ा, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ए सी क्यों जोड़ा। तो हमने कहाँ तक पहुंचना है आपको ये ध्यान देना है। हमें ये यहाँ पे ए सी चाहिए, तो ए सी तभी मिलेगा जब यहाँ पे ए सी से मैं जमा करूंगा। तो तभी किया मैंने, ए सी जमा ए सी क्या हो गया, 2 AC हो गया आपके पास, और बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी। तो आपको पता है कि यहाँ पे बी सी प्लस ए सी किसके बराबर है, ये आपके पास ए बी के बराबर है। जहां तक हमें पहुंचना है उस पे हमें फोकस करना है, हमें यहाँ तक पहुंचना है। ये इस साइड को ए बी चाहिए और इस साइड को ए सी चाहिए, तभी यहाँ पे तभी ये प्राप्त होगा जब आप दोनों साइड को ए सी जोड़ोगे। क्योंकि यहाँ पे ए बी सी और ए सी जमा होके क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब आपको पता है 2 AC क्या है आपके पास, 2 गुणा AC, और गुणा वाली संख्या जाएगी बटे में। तो ये 2 इधर को आएगा जब, तो ये गुणा में आ जाएगा और ये बन जाएगा ए सी बराबर 1/2 ए बी। और आपको यही सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हो गया। तो लास्ट में लिखोगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। कोई भी अगर परेशानी होती है तो मुझे आपने जरूर बताना है, फिर हम उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। अपनी रफ कॉपी साथ में रखिए, बार बार अभ्यास जरूर करें। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास आकृति 5.10 दी आपके पास में, ए सी बराबर बी डी है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है, ये आपको सिद्ध करना है। और आपको ये आकृति ऑलरेडी दे रखी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, दिया है आपको, क्या जो दिया है वहीं से शुरुआत करोगे। दिया है, क्या दिया है आपको, आपको दिया है ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर है
बी डी। और सिद्ध क्या करना है आपको, ये दिया है आपको तो लिख दो जो सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? आपको सिद्ध करना है क्या कि जो ए बी है, ए बी वो किसके बराबर है? ए बी बराबर है सी डी। तो यहाँ पे प्रमाण करेंगे आप, प्रमाण लिखेंगे आप, मतलब यहाँ पे क्या किया आपने वो लिखेंगे आप। आप यहाँ पे लिखोगे जो बी है वो ए और सी के मध्य स्थित है, तो यहाँ पे लिखोगे आप बिंदु, बिंदु बी ए सी के, ए सी के बीच में, बीच में स्थित है, स्थित है। तो बीच में स्थित है तो क्या होगा, इसको नाम, इसको आप यहाँ पे जो ए सी बराबर बी डी है, इसको एक समीकरण एक नाम दे सकते हैं। बी ए सी के मध्य स्थित है तो क्या होगा आपके पास, जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, वो बी सी के बराबर हो जाएगा अगर बीच में स्थित है, अगर मध्य बिंदु है ये। तो अगर मध्य बिंदु नहीं है तो आपके पास ए सी क्या हो जाएगा, ए सी आपके पास ए बी जमा बी सी, यानी कि जो आपके पास ये है ए सी रेखा, वो किसका योग है, ए बी प्लस बी सी का। इसको नाम दे दो समीकरण 2। इसी तरह आपके पास, इसी प्रकार, इसी प्रकार आपके पास क्या है, बिंदु सी, बिंदु सी बी डी के बीच में स्थित है, बीच में स्थित है। तो जब ये बीच में स्थित है तब क्या होगा आपके पास, जो बी डी है आपके पास, बी डी वो किसका सम हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी का सम हो जाएगा। तो ये बन गई आपके पास समीकरण 3। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ए सी बी डी, ए सी व, ए सी व बी डी का मान समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रख दो तो क्या मिला आपको, 1 में रखने पर तो क्या मिला आपको, ए सी की जगह क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी बराबर आएगा आपके पास, बी डी की जगह क्या रखोगे, बी सी प्लस सी डी ये रखोगे। और क्या चाहिए आपको इस साइड को, ए बी। अब इसको ध्यान से देखो, इस वाले समीकरण को जो यहाँ पे ये हमें प्राप्त हुआ, इस, और हमें सिद्ध क्या करना है, ये वाला सिद्ध करना है। तो इस साइड को हमें ए बी चाहिए और ये बी सी घटाना पड़ेगा हमें। तो अगर मैं दोनों साइड बी सी घटा दूं तो क्या होगा, बी सी से यहाँ बी सी कैंसिल हो जाएगा, इधर भी बी सी, और हमें ये वाली चीज मिल जाएगी। तो दोनों तरफ, दोनों तरफ ये नाम दे दो इसको समीकरण 4। दोनों तरफ समीकरण 4 में बी सी घटाने पर, बी सी घटाने पर तो क्या मिला आपको, बी सी घटा दो दोनों साइड, ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी बराबर है बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी। तो बी सी से प्लस का और ये माइनस का ये खत्म हो गया, ये बी सी प्लस का माइनस का खत्म हो गया। तो क्या मिला आपको, ए बी बराबर है सी डी, और यही आपको सिद्ध करना था। और लास्ट में लिखोगे सिद्ध हुआ, परंतु ये क्यों जोड़ा आपने, ये क्यों घटाया आपने बीसी, तो यहाँ पे आप लिखोगे अभिधारणा के अनुसार बराबर में, बराबर घटाने, घटाने पर मिला ये आपको, बराबर को बराबर में से घटाने पर। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बराबरों को बराबर में से घटाने पर शेष फल भी, शेष फल भी
बराबर होता है, बराबर होता है। तो ये है आपके पास। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। बार बार अभ्यास जरूर करें और फिर भी समझ नहीं आए तो मुझे जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 7 है इस प्रश्नावली का। यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया गया अभिगृहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? तो पांचवा अभिगृहीत क्या था आपके पास? जो किसी वस्तु का भाग, किसी वस्तु का भाग किसी वस्तु का भाग उसके संपूर्ण से छोटा होता है, छोटा होता है। तो ये ऑब्वियस है कि किसी वस्तु का अगर एक पोर्शन ले ले आप, मान लो आपके पास एक सेब है और सेब में से आप छोटा सा टुकड़ा काट लो, तो वो छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाएगा? भाग कहलाएगा, और वो भाग हमेशा ही छोटा होगा उस पूरे एप्पल से। तो ये सर्वव्यापी सत्य है। यह विश्व में यह विश्व में किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी वस्तु के लिए सर्वदा सर्वदा सत्य है, सर्वदा सत्य है। तो देखो आपके पास अगर एक एप्पल है और एप्पल का आप छोटा सा पोर्शन ले लो, ये इतना सा पोर्शन ले लिया मैंने एप्पल का, तो ये भाग हुआ और ये आपके पास संपूर्ण हुआ। तो संपूर्ण बड़ा होगा और भाग छोटा होगा आपके पास, तो तभी ये सर्वव्यापी सर्वदा सत्य। इसलिए इसलिए यह अभिगृहित अभिगृहित सर्वव्यापी सर्वव्यापी सत्य माना जाता है, सत्य माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बार बार अभ्यास जरूर करें और इन अभिगृहित और अभिधारणा को अच्छे से याद करें, थ्योरी वाला पोर्शन अच्छे से देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।